हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं AS28 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो फिनिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो, व्हेन यू से AS28, उसमें क्या होता है बेसिकली। AS28 में इम्पेयरमेंट दो पॉइंट से डिस्कस किया जाता है। इम्पेयरमेंट को दो एंगल से डिस्कस किया जाता है। एक होता है इंडिविजुअल एसेट्स पे और एक होता है टोटल पे। टोटल जिसको हम CGU बोलते हैं। देखो, इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट का दो पार्ट होता है। एक होता है इंडिविजुअल एसेट और सेकंड होता है ग्रुप ऑफ एसेट, जिसको बोलते हैं CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। इंडिविजुअल एसेट्स का इम्पेयरमेंट और उसका रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट मैंने पार्ट 1 ऑफ AS28 में बता दिया था। अब इस पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा ग्रुप ऑफ एसेट्स मीनिंग CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द इम्पेयरमेंट ऑफ CGU, पहले एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज CGU। CGU हम जब बोलते हैं, CGU इज नथिंग बट CGU होता है एक ग्रुप ऑफ एसेट्स। CGU होता है ग्रुप ऑफ एसेट्स, एक ऐसा ग्रुप जो कलेक्टिवली कैश जनरेट करता है, जो कलेक्टिवली कैश जनरेट करेगा। मीनिंग सपोज मशीनरी A, मशीनरी B और मशीनरी C, ये एक ग्रुप ऑफ एसेट है जो इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं कर सकते, पर मिलके, तीनों मिलके कैश जनरेट करेंगे। मीनिंग A ऐसा कुछ प्रोड्यूस करता होगा जो B को चाहिए, B ऐसा प्रोड्यूस करता होगा जो C को चाहिए, और अल्टीमेटली C ऐसा कुछ प्रोड्यूस करता है जो मार्केट में सेल होता है। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और तीनों मिलके कैश जनरेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। मीनिंग एक स्मॉलेस्ट यूनिट, एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स जो साथ में मिलके कैश जनरेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली नहीं जनरेट कर सकते, उसको बोलते हैं CGU, ग्रुप ऑफ एसेट्स कैश जनरेटिंग यूनिट्स। आ जाइए, अब ये CGU में हमें डिस्कशन करना है कि इंपेयरमेंट कैसे होगा और उसका रिवर्सल कैसे होगा। तो विद एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं। पर इसमें दो टाइप के सम्स होंगे, एक वो जिसमें गुडविल दिया रहेगा और एक जिसमें कॉर्पोरेट एसेट्स दिया रहेगा। कॉर्पोरेट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनी के है। मीनिंग जैसे कि अगर मैं बोलूं हेड ऑफिस हो गया या रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हो गया, जो खुद कैश जनरेट नहीं करता है पर वो जो जरूरी है बाकी यूनिट्स के लिए, सो दैट बाकी यूनिट जनरेट कर सके अपना प्रॉफिट, तो वो होता है कॉर्पोरेट एसेट्स। तो गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स को दो टाइप होगा इसमें सम्स के, कि वेदर इट कैन बी एलोकेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट CGU ऑन अ रीजनेबल बेसिस, क्या इट कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो दो टाइप होगा, कैन बी एलोकेटेड, कैन नॉट बी एलोकेटेड। अगर कैन बी एलोकेटेड है तो हमें बॉटम अप टेस्ट करना होता है टू चेक इम्पेयरमेंट, और अगर कैन नॉट बी एलोकेटेड है तो हमें फर्स्ट बॉटम अप टेस्ट करना है एंड देन टॉप डाउन टेस्ट। अभी तक मैंने जो बताया ज्यादा कुछ समझा नहीं होगा, ऑब्वियस है, नो इश्यूज। अभी हम सम्स करेंगे तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगा। चलो हम सम स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफी कुछ समझ जाएगा। चलो फर्स्ट टाइप लेते हैं गुडविल। जैसे मैंने बताया कि गुडविल में दो कैटेगरी के सम्स होंगे, कि वेदर गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, क्या इट कैन नॉट बी एलोकेटेड। अगर कैन बी एलोकेटेड है तो हम बॉटम अप टेस्ट करेंगे, और इफ इट कैन नॉट बी एलोकेटेड तो हम बॉटम अप टेस्ट एंड टॉप डाउन टेस्ट दोनों करेंगे टू चेक कि भाई गुडविल इंपेयर हुआ है क्या नहीं हुआ है। चलो एग्जांपल लेते हैं। एट द एंड ऑफ 20x0, एंटरप्राइज M acquired 100% ऑफ एंटरप्राइज Z फॉर 3000 lakhs। ये हमारा पीसी हो गया, हमने किसी कंपनी को अक्वायर किया और 3000 lakhs का पेमेंट किया। Z has three cash generating units A, B, C with a net fair value of 1200, 800 and 400। तो इन तीनों को ऐड करो तो वो आता है 1200 प्लस 800 हुआ 2000 प्लस 400 हुआ 2400। तो असेट जो आया है वो है 2400 का, पर हमने पेमेंट कितना किया, हमने पेमेंट किया 3000। तो हमने उसे एक्स्ट्रा 600 पे किया ना। अक्वायर करने के लिए हमने जब जेड लिमिटेड को अक्वायर किया तो हमें जो मिल रहा है वो वर्थ है 2400 का, पर हमने पेमेंट किया 3000 का। तो हम किसी को ज्यादा क्यों पे करते हैं, तो हम उसे गुडविल के लिए पे करते हैं। तो ये जो 600 है वो गुडविल है। एम recognizes goodwill of 600 lakhs, 3000 less 2400, that relates to Z. At the end of X4, A makes significant losses. Its recoverable amount is estimated to be 1350. Carrying amounts are detailed below. ये उसका कैरिंग अमाउंट है
1300, 1200, 800 और गुडविल है 120, टोटल 3420। हमें फर्स्ट सिनेरियो में आना है, गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पर्टिकुलर्स ए बी सी, तीन कैश जनरेटिंग यूनिट्स है। हमने जो जेड लिमिटेड को टेक ओवर किया है, उस कंपनी में तीन कैश जनरेटिंग यूनिट्स है, ए बी सी। उनका एट प्रेजेंट कैरिंग अमाउंट जो है, यहाँ पे लिखा है देखो, कैरिंग अमाउंट आर डिटेल्ड बिलो। तो ए का कैरिंग अमाउंट है 1300, बी का कैरिंग अमाउंट है 1200 एंड सी का कैरिंग अमाउंट है 800। अब बचा गुडविल 120, इसका क्या करना है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि गुडविल कैन बी एलोकेटेड कि गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो है गुडविल कैन बी एलोकेटेड, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि गुडविल को हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे, कौन सा रेशियो लेंगे। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ जेड, द नेट फेयर वैल्यू ऑफ एबीसी आर कंसिडर्ड अ रीजनेबल बेसिस फॉर प्रोरेटा एलोकेशन ऑफ द गुडविल। इसका मतलब हम गुडविल को कौन से रेशियो में एलोकेट करेंगे? नेट फेयर वैल्यू, नेट फेयर वैल्यू, और वो भी कौन सा फेयर वैल्यू? आज का नहीं, जिस दिन पे अक्वायर किया था वो दिन का, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या था फेयर वैल्यू? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू था 1200, 800 एंड 400। ये था हमारा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का फेयर वैल्यू। तो इस रेशियो में हम गुडविल को डिवाइड करेंगे। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 3:2:1। इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो चलो इसमें हम गुडविल ऐड करेंगे। गुडविल का वैल्यू एट प्रेजेंट कितना है? 120। तो 120 को 3:2:1 में डिवाइड करना है, 3:2:1। या बेटर है यहाँ पे मैं रेशियो में लिखता हूँ 1200, 800 एंड 400, दैट इज 3:2:1। और टोटल अमाउंट टू बी डिवाइडेड है 120। तो 120, तो ये हो जाएगा 60, 40 एंड 20। तो टोटल कैरिंग अमाउंट है 1360, 1240 एंड 820। दिस इज कैरिंग अमाउंट आफ्टर गुडविल एलोकेशन। चलो यहां तक तो सबको डेफिनेटली समझ गया होगा। हमने क्या किया है, खाली गुडविल को एलोकेट किया है एक रीजनेबल रेशियो में। क्वेश्चन में लिखा गया था कि गुडविल कौन से रेशियो में एलोकेट करना है? इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ एबीसी का जो फेयर वैल्यू था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसीलिए हमने ओरिजिनल एक्विजिशन के डेट के फेयर वैल्यू पे डिवाइड कर दिया। फाइन। अब और कुछ क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो। हाँ, अब क्वेश्चन में लिखा गया था एट द एंड ऑफ 2000x4 ए मेक्स सिग्निफिकेंट लॉसेस एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज 1350। ए का रिकवरेबल अमाउंट होता है 1350। तो हम इसे कंपेयर करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट 1350। ओके, तो रिकवरेबल अमाउंट है 1350, कैरिंग अमाउंट है 60, कैरिंग अमाउंट है 60। तो दैट मींस रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। तो जो डिफरेंस होता है वो होता है इम्पेयरमेंट। और अगर ऐसा होता कि रिकवरेबल अमाउंट मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट वैल्यू टाइप्स, अगर वो ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो देयर इज नो इम्पेयरमेंट। लेकिन अगर रिकवरेबल वैल्यू कम है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो जो डिफरेंस है दैट इज आर इम्पेयरमेंट, वो हमारा इम्पेयरमेंट है। Fine, तो इम्पेयरमेंट लॉस मिल गया 10। अब हमें इस 10 को डिवाइड कैसे करना है? इसको डिवाइड कैसे करेंगे? एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, गुडविल और सीजीयू में डिवाइड करना है। तो एज पर द स्टैंडर्ड जो भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल को एलोकेट करना है। गुडविल का वैल्यू कितना है टोटल? 60। इंपेयरमेंट लॉस है 10, तो ये 10 पूरा का पूरा गुडविल में जाएगा। एज पर द स्टैंडर्ड जो इंपेयरमेंट लॉस है वो पूरा गुडविल में जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी गुडविल को दिया जाएगा एलोकेशन में। अच्छा, सपोज अगर इंपेयरमेंट लॉस 70 होता, 70, सपोज अगर इंपेयरमेंट लॉस 70 होता, तो पूरा गुडविल राइट ऑफ हो गया होता और बचा हुआ लॉस सीजीयू को जाता। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। तो दैट्स इट,
ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो व्हाट इज द वैल्यू, अभी हम वैल्यू देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है आफ्टर एलोकेशन। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, particulars A, B, C and goodwill। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट क्या था? 1300, 1200, 800 एंड गुडविल था 120 माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। बाकी किसी का तो इम्पेयरमेंट हुआ नहीं है, सिर्फ गुडविल का 10 रुपीज का इम्पेयरमेंट हुआ है, तो ये 110 है और रिमेनिंग एसेट्स एज इट इज है। सी नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बी या सी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि और कोई जो सीजीयू है बीएनसी उसमें इंपेयरमेंट नहीं हुआ है, तो जो भी इंपेयरमेंट, जो भी मतलब जो, देखिए हम इंपेयरमेंट कब चेक करते हैं? जब कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, तो बी और सी में इंडिकेटर्स नहीं है, इसीलिए सिर्फ ए का फेयर वैल्यू दिया है। मतलब इंपेयरमेंट का जो डाउट है वो खाली ए में है, बी और सी में नहीं है। दैट्स वाई रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ ए का दिया गया है, बी और सी का नहीं दिया है। और इंडिकेटर्स देखो हमने डिस्कस किए थे पार्ट वन में कि दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। यहाँ पे इंटरनल इंडिकेटर्स है। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ए मेक्स सिग्निफिकेंट लॉसेस, तो लॉसेस है ए में, कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, तो वो इंटरनल इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि शायद वो इंपेयर हुआ होगा, इसीलिए हम इंपेयरमेंट चेक कर रहे हैं। तो आई होप ये प्रोसीजर समझ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ शॉर्ट में। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट दिया गया था 1300, 1200, 800, गुडविल का 120। और गुडविल को हमें क्या करना है? हमें देखना है कि गुडविल एलोकेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वेदर इट कैन बी, इट कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो फर्स्ट अजम्पशन है कि इट कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। और वो रीजनेबल बेसिस क्या है? ओरिजिनल डे वन का मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। तो हमने गुडविल को उस ओरिजिनल फेयर वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर दिया जो था 1200, 800, 400, दैट इज 3:2:1। और फिर हमें रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट मिला आफ्टर एलोकेशन ऑफ गुडविल, और उसको हमने कंपेयर किया रिकवरेबल अमाउंट से ए का, क्योंकि ए का लॉसेस थे, ए का ही रिकवरेबल अमाउंट दिया था, दैट मींस बीएनसी में कोई इश्यू नहीं है। तो रिकवरेबल अमाउंट 1350, कैरिंग अमाउंट 1360 है। तो ये इंपेयरमेंट बता रहा है 10 रुपीज का, 10 लाख या जो भी होगा ये। तो 10 का इंपेयरमेंट लॉस है, और वो इंपेयरमेंट लॉस कौन बेयर करेगा? तो एज पर द स्टैंडर्ड सबसे पहले वो लॉस बेयर करेगा। सबसे पहले वो लॉस कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली ऑलवेज गुडविल। और बचा हुआ इंपेयरमेंट लॉस होगा तो फिर वो सीजीयू में जाएगा, अदरवाइज फर्स्ट गुडविल ही बेयर करेगा। दैट्स इट। तो आई होप ये समझा। इसी चीज को हमने, ये जो प्रोसीजर किया, बस उसको एक टेक्निकल नाम दे दिया गया है, उसको एक टेक्निकल नाम दे दिया गया, बॉटम अप टेस्ट। देखो ये जो लिखा था यहाँ पे, परफॉर्म बॉटम अप टेस्ट। तो बॉटम अप टेस्ट मतलब हमें इंडिविजुअल एसेट्स पे चेक करना है, इंडिविजुअल एसेट्स पे, दैट इज बॉटम अप टेस्ट। ये प्रोसीजर को बॉटम अप टेस्ट बोलते हैं। चलो अब हम सेकंड केस करेंगे। अब हम यही सम को सेकंड केस में लेंगे जहां पे लिखा होगा कि गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। सिनेरियो बी, सिनेरियो बी, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। हम गुडविल को एलोकेट नहीं कर सकते, हम गुडविल को एलोकेट नहीं कर सकते। तो अगर गुडविल एलोकेट नहीं होगा तो हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है? तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया प्रोसीजर? परफॉर्म बॉटम अप टेस्ट फर्स्ट एंड देन परफॉर्म टॉप डाउन। तो इसका मतलब क्या है देखते हैं। बॉटम अप मतलब सिंगल में चेक करना है, सिंगल सिंगल में। एंड टॉप डाउन में क्या होता है? टॉप डाउन मतलब टोटल में। देखिए वर्ड्स ट्रिकी है, इस पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बॉटम अप में सिंपल लिखता हूं, बॉटम अप मतलब एक एक को चेक करना है, बॉटम मतलब सिंगल सिंगल को चेक करना होता है। और जब वो बोलते हैं टॉप डाउन, टॉप डाउन मतलब हमें टोटल में चेक करना है, तो दैट इज टॉप डाउन। सम करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर ये समझेगा मैं क्या बता रहा हूं। चलो सिनेरियो बी में स्टार्ट करते हैं अभी। ये पैरा में क्या लिखा है? देयर इज नो रीजनेबल वे टू एलोकेट द गुडविल दैट अरोज ऑन एक्विजिशन। हम गुडविल को एलोकेट नहीं कर सकते, देयर इज नो रीजनेबल वे। फाइन। तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे बॉटम अप टेस्ट। फर्स्ट अप्लाई बॉटम अप टेस्ट। बॉटम अप टेस्ट मतलब क्या होता है? हमें एक एक एसेट का इंडिविजुअली चेक करना है। हम एलोकेट तो नहीं कर पा रहे गुडविल को, तो देखो, और ए का ही इंपेयरमेंट चेक करना है। एज ऑफ नाउ तो यही चेक करना है, बी और सी का तो हमें कुछ दिया नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में? एट द एंड ऑफ x4 m फर्स्ट अप्लाइज द बॉटम अप टेस्ट। ठीक है हम करते हैं। तो ए का कैरिंग अमाउंट क्या था? ए का कैरिंग अमाउंट था, ए का कैरिंग अमाउंट था 1300, और उसका रिकवरेबल अमाउंट था 1350, 1350। ओके, कैरिंग अमाउंट था 1300। अब हम गुडविल एलोकेट नहीं कर रहे, देखो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने गुडविल को एलोकेट किया था और उसे ऐड किया था, तो 1360 आया, और वो 1360 हमने कंपेयर किया था।
यहाँ पे हम गुडविल एलोकेट नहीं कर सकते हैं, फाइन, तो हम 1300 से कंपेयर करेंगे। इसका रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 1350। तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर देन कैरिंग अमाउंट, इज हायर देन कैरिंग अमाउंट, तो इंपेयरमेंट लॉस हो गया निल। इसको हम बोलते हैं बॉटम अप टेस्ट। सिंगल एसेट का जिसमें इशू है हमने वो चेक किया, सिंगल एसेट का हमने चेक किया, फाइन। तो बॉटम अप टेस्ट हो गया, मतलब ए सिंगल में अगर देखोगे तो देर इज नो इम्पेयरमेंट। बी और सी का इम्पेयरमेंट तो वैसे भी चेक नहीं करना है क्योंकि उसका रिकवरेबल अमाउंट नहीं दिया है, मतलब देर इज नो इंडिकेटर जो हम बी एंड सी का करें, फाइन। तो ये हो गया हमारा बॉटम अप। अब हमें टॉप डाउन चेक करना पड़ेगा, हमें टॉप डाउन टेस्ट। टॉप डाउन टेस्ट में हमें टोटल में चेक करना होता है, पर्टिकुलर्स ए, बी, सी और गुडविल है और फिर टोटल। पहले हम कैरिंग अमाउंट देखते हैं, कैरिंग अमाउंट कितना था? ए का 1300 था, गुडविल का 120 था, और बी और सी का भी चेक कर लेते हैं क्या कैरिंग अमाउंट है। ये है देखो, 1200 एंड 800, 1200 एंड 800, 1200 और ये है 800। तो ये टोटल हो गया 12 प्लस 8, 2000, 3000, 300, 3420। सबसे पहले हम इंपेयरमेंट लॉस लेस करेंगे जो हमें टॉप डाउन बॉटम अप टेस्ट से आया था, सॉरी, जो हमें बॉटम अप टेस्ट से आया था। तो बॉटम अप टेस्ट में तो हमने खाली ए का इंपेयरमेंट चेक किया था और उसमें लॉसेस नहीं थे, तो अब उसका कैरिंग अमाउंट है ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि कोई इंपेयरमेंट लॉस ए में नहीं था। अब हमें टॉप डाउन चेक करना है, टॉप डाउन में क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि टॉप डाउन मतलब हमें टोटल में चेक करना है कि क्या कोई टोटल में इंपेयरमेंट है क्या। तो टोटल में इंपेयरमेंट है क्या वो हमें देखना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए टोटल, पूरे पूरे कंपनी का, पूरे जेड लिमिटेड का मुझे रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। और उसका रिकवरेबल अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे है जेड इज रिकवरेबल अमाउंट, जेड मतलब किसी सीजीयू का नहीं, ओवरऑल कंपनी जेड लिखा है, मतलब ए बी सी टोटल मिला के उसका रिकवरेबल अमाउंट है 3400। तो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ लार्जर सीजीयू मतलब कंपनी वो है 3400। तो दैट मीन्स देखो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो दैट मीन्स देर इज इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 20। और ये इंपेयरमेंट लॉस कौन बेयर करेगा? एज पर AS20 गुडविल, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज टू गुडविल। हम पहले गुडविल को देंगे, ऑलवेज ध्यान रखना हम गुडविल को देंगे, अगर और फिर भी कुछ ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस रहा तो बाकी एसेट्स में जाएगा। पर पर इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखिए बाकी जो एसेट्स हैं ना, ये तो मैंने तुम्हें थियरी बताया कि भाई फर्स्ट गुडविल को जाएगा और बाकी एसेट्स को जाएगा एक प्रोरेटा बेसिस। लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी ए का इंपेयरमेंट चेक कर लिया है और बी और सी में तो इंपेयरमेंट था ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लॉस 120 से ज्यादा होगा, क्योंकि गुडविल 120 है और बाकी एसेट्स तो ऑलरेडी अपनी इंपेयरमेंट वैल्यू, अपने रिकवरेबल वैल्यू पे है, या रिकवरेबल वैल्यू पे या उससे ज्यादा वैल्यू पे है, इसलिए इंपेयरमेंट होगा नहीं। दैट्स इट। तो ये पूरा का पूरा 20 हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया। अब कैरिंग अमाउंट क्या आया? 1300, 1200, 800 एंड 100। ओके, तो दैट्स इट। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो विद दिस गुडविल वाला एग्जाम्पल हो चुका है। अब हम आते हैं कॉर्पोरेट एसेट के टूवर्ड्स। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं कि कॉर्पोरेट एसेट क्या होता है। कॉर्पोरेट एसेट मतलब वो एसेट जो जनरल है, जो किसी स्पेसिफिक सीजी या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, जैसे कि हेड ऑफिस हो गया या R&D डिवीजन हो गया, जो सबके लिए बेनिफिशियल होता है, किसी स्पेसिफिक डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। चलो, तो अब मैं ये बताता हूँ कि यही सम जो हमने गुडविल के लिए किया है, अभी वही सम अगर कॉर्पोरेट एसेट होता गुडविल के जगह पे, तो फिर हम सम को अप्रोच कैसे करते थे वो देखना है। मैं इसी में चेंजेस कर देता हूं तो कंफर्टेबल हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में भी। ओके, हाँ, लेकिन दोनों में एक ही फर्क है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में बताता हूं मैं। हम्म, ये गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर बाकी इनका प्रेजेंटेशन, बाकी कैलकुलेशन सेम होगा, पर गुडविल में जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो पहले गुडविल को जाएगा, पर ये रूल कॉर्पोरेट एसेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
अगर कॉर्पोरेट एसेट के केस में अगर इंपेयरमेंट लॉस आया तो वो लॉस दोनों में डिवाइड होगा। ओके, लॉस दोनों में डिवाइड होगा। फाइन, आई थिंक ये एग्जांपल करेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगा। अब मैं रेलेवेंट पार्ट को चेंज करता हूं, कलर से करता हूं तो ध्यान में रहेगा हमें। अब देखिए, सपोज ये गुडविल नहीं है, इंस्टेड ऑफ गुडविल ये है कॉर्पोरेट एसेट, ये है कॉर्पोरेट एसेट से हेडक्वार्टर। और फर्स्ट केस क्या था कि कॉर्पोरेट एसेट कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस, तो हमने उसको एलोकेट कर दिया था फेयर वैल्यू के रेशियो में 3:2:1 में, तो हमें ये वैल्यूज मिल गया और इंपेयरमेंट लॉस आ गया 10। पर अब ये गुडविल नहीं है, अब ये गुडविल नहीं है, अब ये है कॉर्पोरेट एसेट। तो अगर कॉर्पोरेट एसेट होगा तो इंपेयरमेंट लॉस पहले कॉर्पोरेट एसेट नहीं बेयर करेगा, तो कौन बेयर करेगा? तो वो दोनों एसेट बेयर करेंगे। अब मैं बता रहा हूं ये गुडविल नहीं, ये कॉर्पोरेट एसेट है, तो क्या होगा? ओके, तो मैंने क्या रूल बताया कि कॉर्पोरेट एसेट के केस में इंपेयरमेंट लॉस कौन बेयर करेगा? दोनों बेयर करेंगे, दोनों मतलब ये दोनों बेयर करेंगे इन द रेशियो, उनके रेशियो में, दैट इज 1300:60। तो चलो मैं ये डिवाइड करता हूं, तो ये लॉस पूरा का पूरा गुड कॉर्पोरेट एसेट नहीं बेयर करेगा, तो कौन बेयर करेगा? उनके रेशियो में। टोटल लॉस है 10 और उसमें से रेशियो है कॉर्पोरेट एसेट का 60, तो इनटू 60 डिवाइड बाई 1360, दैट इज 0.44। तो दैट मींस कॉर्पोरेट एसेट 0.44 का इंपेयरमेंट लॉस बेयर करेगा और ऑब्वियस है सीजीयू 9.56 का इंपेयरमेंट लॉस बेयर करेगा। मैं फिर से बताता हूं शॉर्ट में कि अगर गुडविल होता है तो गुडविल में इंपेयरमेंट लॉस पहले गुडविल ही बेयर करेगा, तो इसीलिए हमने पूरा 10 रुपीज का इंपेयरमेंट लॉस गुडविल को दे दिया था। पर गुडविल के जगह पे अगर ये कॉर्पोरेट एसेट है तो लॉस कौन बेयर करेगा? तो लॉस दोनों बेयर करेंगे इन द रेशियो, दैट इज 1300:60 का रेशियो, इस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, तो वो आया 0.44 एंड 9.56। अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस आएगा 9.56 अगर ये कॉर्पोरेट एसेट है, गुडविल नहीं है, और कॉर्पोरेट एसेट में लॉस आएगा 0.44। अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 119.56 और ये हो जाएगा 1290.44। आई होप सबको समझ गया होगा, बस ये छोटा सा चेंज है और कुछ नहीं है, अदरवाइज कॉर्पोरेट एसेट में सेम है। और सेम यहाँ पे अगर होगा तो, यहाँ पे अगर होगा, अगर मैं सेकेंड एग्जांपल जो था जहां पे हमने लिखा था कि गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड, तो अब मैं बोलूंगा कि कॉर्पोरेट एसेट कैन नॉट बी एलोकेटेड, कॉर्पोरेट एसेट कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस। तो हम पहले बॉटम अप टेस्ट करेंगे, बॉटम अप टेस्ट यानी ये वाला टेस्ट जिसमें इंपेयरमेंट नहीं आया, फिर हम टॉप डाउन करेंगे, मतलब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये टॉप डाउन टेस्ट करेंगे। टॉप डाउन मतलब टोटल पे चेक करेंगे, टोटल इंपेयरमेंट लॉस आया 20, अब ये इंपेयरमेंट लॉस कौन बेयर करेगा? पर इस केस में ये इंपेयरमेंट लॉस कॉर्पोरेट एसेट ही बेयर करेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ए ऑलरेडी इंपेयर हो चुका है, अगर होना होगा तो यहाँ पे नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो इंपेयर नहीं हुआ है, तो उसका इंपेयरमेंट, वो इंपेयरमेंट लॉस नहीं बेयर करेगा। और बी और सी का तो रिकवरेबल अमाउंट भी नहीं दिया था, तो इसका मतलब उसमें तो इंपेयरमेंट है ही नहीं, उसमें इंपेयरमेंट ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इंपेयरमेंट लॉस होगा वो पूरा कॉर्पोरेट एसेट बेयर करेगा। तो आई होप ये एग्जांपल समझ गया होगा। मैं शॉर्ट में एक बार बोलता हूँ कि अगर गुडविल में इंपेयरमेंट लॉस है तो इंपेयरमेंट लॉस कौन बेयर करेगा? सॉरी, इंपेयरमेंट लॉस बेयर करेगा गुडविल, और फिर भी अगर और ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस बचा है तो सीजीयू बेयर करेगा। पर इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एसेट और सीजीयू दोनों रेशियो में अपना इंपेयरमेंट लॉस बेयर करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया है, दैट्स इट। और ये हमने इंपेयरमेंट चेक पढ़ लिया, अभी हम सीजीयू का रिवर्सल देखते हैं। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इन केस ऑफ सीजीयू, अगर सीजीयू के केस में कुछ रिवर्सल होता है तो वो रिवर्सल का किस में जाएगा? तो रिवर्सल क्या गुडविल में जाएगा? नहीं, देखिए एलोकेशन जब होता है ना तो पहले गुडविल में जाता है और फिर कॉर्पोरेट एसेट में जाएगा। एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, मैं रिपीट कर रहा हूं, एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस पहले गुडविल में जाएगा और फिर बाकी एसेट में जाता है इन रेशियो, इन प्रोरेटा। लेकिन रिवर्सल में उल्टा है, रिवर्सल में पहले बाकी एसेट्स में रिवर्सल होगा और फिर गुडविल में होगा। और गुडविल में रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस में कुछ कंडीशंस दिए गए कि स्ट्रेट अवे हम गुडविल को इंपेयरमेंट गुडविल का रिवर्स नहीं कर सकते। गुडविल में रिवर्सल तब होगा जब गुडविल का इंपेयरमेंट हुआ था किसी स्पेशल सर्कमस्टांस के वजह से, स्पेशल रीजन के वजह से, और वो रीजन जो इंपेयरमेंट का रीजन बना था वो रीजन निकल चुका है एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर, तो हम गुडविल का
रिवर्सल करते हैं, अदरवाइज जनरली गुडविल को रिवर्सल नहीं करते अगर जस्ट चेंज इन एस्टिमेशंस है तो। ओके, आई होप ये समझा होगा। दैट्स इट, विद दिस AS28 इज ओवर। पार्ट 1 का जो वीडियो है उसके सम्स आने के ज्यादा चांसेस है, CGU के सम्स के थोड़े पॉसिबिलिटी कम होते हैं, और इसलिए पार्ट 1 में जो था इंडिविजुअल एसेट्स का इंपेयरमेंट, उसके आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, दैट्स इट, विद दिस AS28 इज ओवर, डन। You all keep revising. चलो बाय।